स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप जाकर वो देख लो। देखिए, ये हमारा छोटा लेक्चर होने वाला है। मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा और इसी लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में देखिए हम लोग ने कहाँ पर एंड किया था। लास्ट में हमने देखा था कि अर्थ आखिर किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और आंसर क्या मिला था हमें कि एक क्रस्ट होता है, एक मैंटल होता है, कोर होता है। क्रस्ट होता है सबसे बाहर वाली जो हम लोग की अर्थ की सरफेस है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे होता है मैंटल, मैंटल के नीचे होता है कोर। फिर हमने ये डायग्राम भी देखा था, इससे वाली एक्टिविटी भी देखी थी हमने। फिर हमने ये हमारे क्रस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो देखो, क्रस्ट हम लोग ने देखा था कि आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, सॉरी आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट नहीं, हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो कैसा होता है। अभी देखिए, अभी हमें स्टार्ट करना था यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस आपको सिंपल डेटा दिया गया है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसका सिंपल आंसर है कि अगर टीचर देखो आपको नेम द फॉलोइंग या फिर आंसर द फॉलोइंग में पूछ सकती है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपको बताना चाहिए कि ये हमारे पास है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल और आयरन। और यहाँ पे देखो डेंसिटी लो से हाई हो रही है। अब पता नहीं यहाँ पे इन लोगों ने सिलिकॉन को 2 बार क्यों लिख दिया है, लेकिन हमें फिर भी इसको समझ के चलना है। तो देखिए, एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि सिलिकॉन, जब आप हमारे अर्थ के इंटीरियर में जाते हो ना, तो सिलिकॉन एक बार ऊपर भी मिलता है और एक बार नीचे भी मिलता है। तो सिलिकॉन 2 बार मिलता है, तो हो सकता है इसलिए इन लोग ने यहाँ पे सिलिकॉन नाम को रिपीट किया हो। बाकी अगर आप डेंसिटी देखोगे तो इन एलिमेंट्स की डेंसिटी यहाँ पे लो से हाई होती है। जैसे आप से ऊपर से नीचे आओगे तो एलिमेंट्स की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं डू यू नो। अब डू यू नो में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे दिया गया ना कि हमारे अर्थ में डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है। अभी डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है, देखो अगर कभी भी आपने मतलब कभी भी अगर आपने कोई फ़ोटो देखा होगा तो आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि अर्थ में एक बाउंड्री लाइन है और एक बाउंड्री के बाहर दिन है, एक बाउंड्री के बाहर रात है। ऐसा आप कभी भी नहीं देखने वाले कि एक बाउंड्री के यहाँ दिन है, यहाँ रात है। ऐसा कभी भी नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको पता है? अगर दिन है तो अगर आप एक दिन की जगह से अगर आप दूर जाते रहोगे तो आपको धीरे धीरे दोपहर होगी, फिर शाम होगी, फिर रात होगी। और ऐसे अचानक से नहीं होगा कि एक जगह दिन है दूसरी जगह रात है। ऐसा कभी भी अचानक से नहीं होता है, ठीक है। तो ये होती है कंटिन्यूटी। अर्थ में आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर एक कदम पे दिन है दूसरे कदम पे रात है। ऐसी डिसकंटिन्यूटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप अर्थ के कोर में जाओगे ना, हमारी अर्थ के नीचे जाओगे, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी, है ना। तो देखो, क्रस्ट के ना अचानक से, एकदम अचानक से क्रस्ट के बाद आपको दिख जाता है मैंटल। और मैंटल से जब दूर जाते जाओगे अचानक से एक बाउंड्री लाइन आएगी जिसके नीचे आ जाएगा कोर। तो देखो, ये जो यहाँ पे बाउंड्रीज खींची गई है ना, ये एकदम एग्जैक्ट बाउंड्रीज है। ये बाउंड्री के सीधा नीचे जैसे ही जाओगे आपको कोर मिलेगा। ये बाउंड्री के जैसे ही नीचे जाओगे इनर कोर मिलेगा। ऊपर वाली बाउंड्री के जैसे ही यहाँ पे नीचे जाओगे आपको मेंटल मिलेगा। नहीं तो अगर हाँ, अगर नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि यहाँ पे मेंटल होना चाहिए था, धीरे 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 कोर आना चाहिए था, फिर आउटर कोर से धीरे 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 इनर कोर आना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सीधे एक बाउंड्री लाइन के नीचे सब कुछ शुरू हो रहा है। सेम वही कि अब ऐसा लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो कि एक कदम पे दिन दूसरे कदम पे रात, ऐसा लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यही डिसकंटिन्यूटीज हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बीच में। ऐसी डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों क्रस्ट के बीच में अचानक से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर और कहाँ कहाँ है? बिटवीन क्रस्ट और मेंटल। मैंने अभी आपको बताया था ना। देखो, ये अगर ऊपर ये जो इतना पतला पार्ट अगर ये क्रस्ट है, तो क्रस्ट के जस्ट बाद आपको मैंटल देखने को मिलेगा। और फिर सेम यही चीज़ यहाँ पे आपको एक और जगह बोली गई है कि मैंटल और कोर के बीच में भी है। देखो, ये जो मैंटल है, अगर मैं ये देखो यहाँ पे ये जो बाउंड्री लाइन है इसके ऊपर मैंटल है। अब ये मैंटल से जैसे ही आप नीचे आओगे वैसे ही आपको कोर मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूटी। अब देखो, कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक क्रस्ट की डिसकंटिन्यूटी कॉनराड ने बताई थी। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी थी उसे मोहो ने बताई थी, मोहोरिविक ने बताई थी। तो इसलिए उनके नाम से मोहो डिसकंटिन्यूटी नाम पड़ गया। कोर और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी थी वो किसने बताई थी? गुटेनबर्ग ने, है ना। और फिर इन्हीं के नाम के पीछे ये लग गया।
अभी आप ऐसे मत बोलना कि सब लोग ने बोला कि अच्छा ओशियानिक क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, तो एक तीसरा साइंटिस्ट ही ऐसे ही कूद के बोल दे कि अच्छा इस सब के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, तो मैं ये भी बोल देता हूँ कि मेंटल और कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी, और क्रेडिट ले लेता हूँ सबका। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने भी अच्छे से रिसर्च की थी, तब जाके इन्होंने बोला कि मेंटल और कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना बच्चों के दिमाग में होते हैं। मेरे टीचर के भी दिमाग में ये था, मेरे टीचर ने भी मुझे ये बताया था कि उस आदमी ने क्या, ये जो गुटेनबर्ग है इसने क्या देखा होगा, अच्छा क्रस्ट में डिसकंटिन्यूटी है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब मेंटल और कोर के बीच में भी डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो मेरे सर बोलते थे अगर मैं वो टाइम पे बता दिया तो ये मेरे नाम पे पड़ जाता, लेकिन वो जोक था, ये साइंटिस्ट ने अच्छे से रिसर्च किया तब जाके साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं मेंटल। अब आपको तो पता ही है कि मेंटल कहाँ लाई करता है, मेंटल हमारा लाई करता है क्रस्ट के नीचे। अब मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जो कि है अपर और लोअर मेंटल। अब अपर मेंटल जो है वो ज़्यादातर लिक्विड स्टेट में, थोड़ा स्ट्रेंज है लेकिन ये सही है, ये ट्रू है कि अपर मेंटल जो है वो ज़्यादा लिक्विड स्टेट में है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मैग्मा चेम्बर्स आपको मिलेंगे। जो ज्वालामुखी के अंदर जो भी मैग्मा होता है ना, मोस्टली इस पार्ट में स्टोर होता है। इट इज़ थ्रू दिस चेम्बर्स दैट द मैग्मा कम्स आउट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन। अब जब भी हमारे अर्थ पे वोल्केनिक इरप्शन, कोई भी ज्वालामुखी फटता है, तो इसी ये जो मैग्मा कहाँ से आता है, हमारे अपर मेंटल से आता है। दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज एस्थेनोस्फियर। इस लेयर को हम एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखना है कि इस मेंटल की लेयर को, अपर मेंटल की जो लेयर है उसको हम एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। Epicenters of deep-seated earthquake are usually found here. Mantle begins at the depth of 42 किलोमीटर around the earth surface. अब देखो, जो भी हमारे अर्थ के सरफेस से जितने भी भूकंप आते हैं, वो मेन भूकंप शुरू कहाँ से होते हैं, उनका एपिसेंटर यानी कि उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, उनकी शुरुआत होती है आपके अपर मेंटल से। और ये मेंटल शुरू कहाँ से होता है, अराउंड 42 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब मान लो यहाँ पे आप सरफेस के, अर्थ के सरफेस से आप खड़े हो यहाँ पर, जब आप सरफेस से 42 किलोमीटर नीचे जाओगे, तब यहाँ इस जगह से, इस पॉइंट से आपका मेंटल शुरू होगा। अब देखते हैं कि मेंटल कहाँ तक फैला हुआ है। अब वो 42 किलो, ये जो 42 किलोमीटर का मैंने आपको अभी बताया ना कि 42, ये देखो ये हट गया, लेकिन ये आपको, ये देखो ये ज़मीन है, ये 42 किलोमीटर डीप है। अब ये 42 किलोमीटर के डेप्थ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, अराउंड 2400 से 2900 किलोमीटर, यानी कि 2400 से 2900 किलोमीटर नीचे तक हमारा ये जो मेंटल है वो फैला हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2400 से 2900 की रेंज में है ये मेंटल का कोर, सॉरी मेंटल का जो डेप्थ है। इंटरनल एनर्जी रिलीज ड्यू टू द एंडोजेनेटिक मूवमेंट इन दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन बिल्डिंग, रिफ्ट, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। अब देखो, क्योंकि ये जो लेयर है यही एपिसेंटर है, यानी कि जो अर्थक्वेक है उनकी जनरेशन ही यहीं से होती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब माउंटेन जनरेट होते हैं, जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, तो उसमें भी अर्थक्वेक का रोल होता है। अब क्योंकि इस जगह का रोल ही मेन अर्थक्वेक को बनाने में है, इसीलिए जो माउंटेन जो बनते हैं वो माउंटेन बनने में भी इस लेयर का रोल है, और वॉल्केनिक इरप्शन में भी इस लेयर का रोल है, क्योंकि ये दोनों में अर्थक्वेक की ज़रूरत पड़ती है हमें। और अर्थक्वेक शुरू कहाँ से होता है, हमारी अपर मेंटल लेयर से। इन दिस लेयर इज इन्फर्ड दैट द टेम्परेचर ऑफ डेप्थ, ओके ठीक है, डेप्थ देखो 2400 से 2900। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको अभी एक डेटा बताया था ना, 2400 से 2900 किलोमीटर, उसको आप काट दो, आपका एग्जैक्ट डेटा भी आपको बुक में दिया है। मुझे लगा कि एग्जैक्ट डेटा आपको नहीं दिया होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा भी दिया है कि 2870 किलोमीटर्स तक इसकी जो है उसकी डेप्थ है हमारे मेंटल की। और क्या बोला गया कि 2400 से 2900 किलोमीटर की जब आप डेप्थ पे जाओगे तो आपको टेम्परेचर क्या मिलेगा पता है, 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। अब ये इतना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रख दोगे तो वो पिघल जाएगी। यहाँ पे लोहे भी पिघल जाते हैं, कोई कोई लोहे भी यहाँ पर आराम से पिघल जाएंगे। हियर देयर इज अ सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो मैंने आपको बोला था ना कि डिसकंटिन्यूटी होती है हमारे अर्थ के कोर में, यानी कि जो मटेरियल का चेंज है, जो डेंसिटी का चेंज है, जो टेम्परेचर का चेंज है, ये सारी चीज़ें एकदम अचानक से हो जाती है, धीरे धीरे नहीं होती, एकदम अचानक से चेंज हो जाती है। अब देखिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो डेप्थ है हमारे मेंटल की वो है 2870 किलोमीटर्स। डेप्थ जो हमारी डेंसिटी है मेंटल की वो है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी, जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा ना, वो प्रेशर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ेगी। अब अपर मेंटल में जो टेम्परेचर है, सॉरी जो डेंसिटी है 4.5 है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे ना लोअर मेंटल में, लोअर लेयर में आओगे ना,
तो टेम्परेचर इसका जो डेंसिटी है वो बढ़ के 5.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ओके, अब देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कोर, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेंटल का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, अपर मेंटल लोअर मेंटल हम लोग ने पूरा देख लिया है। अब देखते हैं कि कोर शुरू कहाँ से होता है। देखो 2870 किलोमीटर्स पर हमारा मेंटल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद 30 किलोमीटर का बफर रेंज मान लो, और उस 30 किलोमीटर बाद यानी कि 2900 किलोमीटर्स के डेप्थ पर शुरू होता है हमारा कोर। अब ये 2900 किलोमीटर के डेप्थ से शुरू होता है, लेकिन एंड कहाँ होता है 3471 किलोमीटर्स पर जाके ये एंड होता है। द पाथ ऑफ अर्थ इंटीरियर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मैंटल अप टू द सेंटर इज कोर। तो देखो ये तो आपको पता ही है ना कि मैंटल से लेकर बीच तक जाने वाला जो भी पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोर। अब अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो देखो ये हमारी मेंटल, ये हमारा मेंटल है ना, ये जो लेयर है ये मेंटल है। अब ये मेंटल से शुरुआत यानी कि यहाँ से देखो मैंने आपसे निकाल दिया ना पीस आपके टेक्स्ट बुक ने, तो यहाँ से जो शुरुआत करोगे और अर्थ के सेंटर तक जब तक नहीं जाओगे, ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको हम बोलते हैं हमारा कोर। तो यहाँ पे आपको बुक में भी यही लिखा गया है कि मेंटल से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो भी एरिया आता है उसको हम कोर बोलते हैं। अब देखते हैं कि आउटर कोर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। आउटर कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम 2900 से लेकर 5100 किलोमीटर। द सेकेंडरी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द कोर। अब देखो जब भी अर्थक्वेक हमारा जनरेट होता है, दो टाइप की आपको वेव्स देखने को मिलती है। एक होती है प्राइमरी वेव्स, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स। और अभी ये क्यों नहीं पास कर पा रहा है सेकेंडरी कोर के थ्रू, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस ये जो आउटर कोर है इसके थ्रू सेकेंडरी वेव पास नहीं हो पाती, ये रीज़न मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं पास हो पाती है। दे गेट एब्जॉर्ब इन दिस रीजन, दिस लेड टू द साइंटिस्ट टू बिलीव दैट द कोर कुड बी लिक्विड और सेमी लिक्विड इन नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ ही रही है तो मैं यहाँ पे आपको अभी ही बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो हमारे पास ना जब भी अर्थक्वेक जनरेट होता है ना, तो हमारे पास दो टाइप की लेयर्स वेव्स, सॉरी लेयर बोल रहा हूँ, वेव्स जनरेट होती है। अभी जो वेव्स है ना दो टाइप की होती है, एक है हमारी प्राइमरी वेव, दूसरी क्या है, दूसरी हमारी सेकेंडरी वेव। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है पता है। प्राइमरी वेव ना लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है और सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकती है, लेकिन अब सेकेंडरी वेव के पास ना सिर्फ एक ही इसके पास खूबी है कि वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं ना वो ना सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। कोई अगर उसको पत्थर मिला या कोई उसको रेत मिली तभी वो जा पाएगा। अगर उसको आप मैग्मा दे दोगे, उसको पानी दे दोगे, तो उनके थ्रू पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेकेंडरी वेव ना खाली और खाली सॉलिड के थ्रू पास होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि सेकेंडरी वेव ट्रैवल नहीं कर सकती कोर पे। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि कोर का नेचर क्या होगा। अगर सेकेंडरी वेव वहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती है तो कोर का नेचर क्या होगा। अब देखो क्योंकि सेकेंडरी वेव ट्रैवल कर नहीं सकती, यानी कि सॉलिड तो होने नहीं वाला। अगर सॉलिड होता तो सेकेंडरी वेव ट्रैवल कर लेती ना। अब क्या बचा, लिक्विड। तो इसी से हमने क्या समझा कि हमारा जो कोर है वो लिक्विड या सेमी लिक्विड इन नेचर है। अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि प्राइमरी वेव ट्रैवल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऑब्वियस सी बात है कर पाएगी। क्यों कर पाएगी, हमें रीज़न पता है। वो इसलिए कर पाएगी क्योंकि लिक्विड में तो ट्रैवल कर सकती है हमारी प्राइमरी वेव, है ना। बट देयर स्पीड रिड्यूसेस व्हेन पासिंग थ्रू दिस लेयर। तो देखो प्राइमरी वेव भले से लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है, लेकिन उनकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब आउटर कोर की डेंसिटी 9.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करनी है कि ये जब हम अपर मेंटल में थे तो डेंसिटी 4.5 थी, लोअर मेंटल में आके डेंसिटी 5.7 हुई और बढ़ गई है ना। लेकिन जैसे आप कोर में आओगे, कोर में तो और भी ज़्यादा डेंसिटी बढ़ गई, 5.7 से 9.8 हो गई है। और टेम्परेचर भी बढ़ गया। देखो टेम्परेचर क्या है, 5000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे तो बहुत सारे लोहे भी पिघल जाएंगे इस टेम्परेचर पे। वी हैव लर्नड दैट द आउटर कोर ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज इन लिक्विड स्टेट एंड प्रपोर्शन ऑफ आयरन इज मोर इन दिस लेयर। वर्टिकल करंट ओरिजिनेट इन दिस लिक्विड लेयर। दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें पता है कि अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है। ये तो हमने अभी हमारे सेकेंडरी वेव के एक्सपेरिमेंट से देख लिया है। और इस कोर में ना बहुत हाई अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट है ना। और इस लेयर से आपको वर्टिकल करंट्स का ओरिजिनेशन देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है, इसी लिक्विड लेयर से देखने को मिलता है। और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक एरिया है, ठीक है, सॉरी इस एरिया के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। तो अगर टीचर आपसे पूछ देगी कि हमारे कोर का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट क्या है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है कि वर्टिकल करंट इस लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर टेम्परेचर गिव राइज टू वर्टिकल करंट। द अर्थ रोटेशन गिव देम एडी करंट सर्कुलर मोशन। तो अब देखो जो वर्टिकल करंट हमारे जो ओरिजिनेट होते हैं
ये वर्टिकल करंट होते क्यों है? अगर मैं आपको अब एक सिंपल एग्जांपल बताऊँ, हमारा जो ओशन है ना वो एक साइकिल को रिपीट करते रहता है। आपको पता है कि जो सूरज के यहाँ पर जो है हमेशा जो ओशन है वो थोड़ा वार्म रहता है क्योंकि वो थोड़ा सूरज के नज़दीक है ना, और नीचे वाला कोल्ड रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि वार्म नीचे आता है और कोल्ड ऊपर जाता है, तो ऐसे ना हमारे पानी की साइकिल होती रहती है। अगर आप पानी को देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या होता है ना कि समुंदर में ऐसी पानी की एक साइकिल चलती रहती है कि पानी ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है। तो सेम उसी तरीके से हमारा जो लिक्विड आयरन है इसके अंदर वर्टिकल करंट डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमारे अर्थ का जो आउटर पार्ट है वो थोड़ा सा कोल्ड है और हमारे अर्थ का जो इनर पार्ट है वो थोड़ा हॉट है। तो इसकी वजह से हमारे करंट प्रोड्यूस होते हैं। जैसे सेम मैंने अभी आपको वाटर का एग्जांपल दिया ना, सेम यही तरीके के करंट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हमारे अर्थ के कोर में। और आपको पता है अर्थ के कोर में क्या है? अर्थ के कोर में है लिक्विड आयरन मेटल, बहुत ज़्यादा हाई प्रपोर्शन में। अब आपको ये तो पता ही है ना कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है ना? ये तो आपको पता ही है। तो अब देखो, यहाँ पर जो आपको एडी करंट दिया गया है ये आपको बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि एडी करंट आखिर होता क्या है। ये चीज़ के बारे में आप अपने 11th-12th में पढ़ने वाले हो। अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्यों ऐसे ही दे दिया आपको, अब मुझे समझाने में आपको इसको प्रॉब्लम होगी कि मैं कैसे समझाऊँगा आपको। तो मैंने जब सोचा तो मैं आपको ये एक चीज़ खाली बता सकता हूँ कि एडी करंट आखिर होता क्या है। कभी भी ना अगर आप एक बड़े से लोहे को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये भी आपको नहीं समझा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं समझेगा तो आप एक ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ना, आप देख सकते हो कि अगर ना एक आप बड़ा सा ना मैग्नेट ले लो, ठीक है? अब एक बड़ा सा मैग्नेट, वो नहीं हॉर्स शू मैग्नेट नहीं आता है, मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि देखो ये मैग्नेट है, मान लो ये जो है ये मैग्नेट, अपनी देखते हैं मैग्नेट एक रेड कलर का मैग्नेट नहीं होता कि यहाँ पे रेड यहाँ पे ब्लू, ऐसा मैग्नेट नहीं होता। ये मैग्नेट के बीच में से ना आप एक ऐसे धागे में ना एक मेटल बांध के, जब आप ये मान लो मेरा हाथ मैग्नेट है ना, तो आप एक मेटल का पीस बांधोगे और इसमें ऐसे छोड़ोगे ना तो अचानक से मेटल अपनी जगह रुक जाएगा। अब वो क्यों रुकेगा पता है? क्योंकि उस मेटल में ना एडी करंट का प्रोडक्शन हो जाता है। क्योंकि ना कोई भी चीज़ में अगर आप मैग्नेट को, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जब आप किसी मैग्नेट को घुमाओगे ना एक मेटल को लेकर, तो उस मेटल के अंदर एडी करंट डेवलप होता है। अब वो एडी करंट क्यों डेवलप होता है पता है? क्योंकि हमारी अर्थ अपनी जगह रोटेट करती रहती है ना, तो क्योंकि अर्थ के अंदर ही एक लोहा है और वो लोहा बार बार घूमते आ रहा है, तो उसकी वजह से ना एडी करंट जनरेट होते हैं। और उस एडी करंट की वजह से हमारी अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब जो मैग्नेट होते हैं वो मैग्नेट के अंदर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, लेकिन आप ना किसी लोहे को भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको पता होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कि जब आप करंट प्रोड्यूस करते हो किसी मेटल से, मतलब करंट को पास करते हो, तो वहाँ पर ये उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाती है। तो सेम वही तरीके से हमारी अर्थ के पास भी खुद का एक मैग्नेटिज्म है। और कभी कभी ना हम इसको जियो डायनमो भी बोलते हैं। इस ये जो टर्म है कि अर्थ के पास जो अपनी ही रोटेशन की वजह से जो अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम कभी कभी जियो डायनमो भी बोलते हैं। दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज फंक्शनल इवन आउटसाइड द अर्थ सर्फेस और क्वाइट अ डिस्टेंस। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही ये हमारी मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड ना हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट अ कवर डेवलप्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब ना यही मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो अर्थ की है ना, ये ना हमारी अर्थ को ना आप बोल सकते हो कि शील्ड करती है। ये देखो, ये जो है ना, ये जो आप ब्लू कलर की लाइंस देख रहे हो ना, ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है पता है किस चीज़ से बचाती है हमें? ये बचाती है हमें सूरज से आने वाले सोलार विंड से। अब आप बोलोगे जो सोलार विंड है इससे बचा के क्या कर लेती है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें सोलार विंड से बचाती है, तो ऐसा क्या बड़ा काम है? पता है कि अगर ये सोलार विंड से हमें ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचाएगी तो आपको पता है क्या हो सकता है हमारे साथ? हमारे घर में, आपके हाथ में जो भी फ़ोन है, आपके घर में जो टीवी है, आपके घर में लैपटॉप है, पैड है, जो भी है आपके घर में, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस सोलार विंड एक झटके में ख़राब कर देंगे। तो पूरी दुनिया का कनेक्शन एक साथ टूट जाएगा, है ना? और आपको पता ही है कि अगर दुनिया का कनेक्शन टूटा तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि फ़्लाइट कैंसिल हो जाएगी, फ़्लाइट कोई कोई क्रैश हो जाएगी, रोड पे एक्सीडेंट होने लगेंगे, और सारी कॉलिंग सिस्टम सब कुछ ख़राब हो जाएगा, है ना? देखो इतनी ज़्यादा क्रूशल जो चीज़ है उससे हमें कौन बचाता है? उससे बचाते हैं हमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड बचाती है हमें उससे। तो यहाँ पे लिखा भी गया कि अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो सोलार विंड से प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्ट
प्रोटेक्टेड है क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक मैग्नेटोस्फीयर बना लेती है। और ये मैग्नेटोस्फीयर पता है क्या है, ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये है हमारा मैग्नेटोस्फीयर। दिस इज द फिफ्थ एन इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ के पास ना टोटल बहुत सारे स्फीयर्स है जो हमारे अर्थ की हेल्प करते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर जो लिविंग सिस्टम है उसको सस्टेन करते हैं। तो उसमें से एक पांचवा और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्फीयर कौन सा स्फीयर है, ये है हमारा मैग्नेटोस्फीयर। अब देखते हैं इनर कोर। इनर कोर में क्या होता है, इनर कोर जो है वो 5150 किलोमीटर से कहाँ तक जाता है, 6371 किलोमीटर्स तक, यानी कि अर्थ के सेंटर। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि हमारी अर्थ का रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर्स है हमारी अर्थ का रेडियस। ओके, इट इज़ द कोर ऑफ द अर्थ विच इज़ इन सॉलिड स्टेट। अब देखो, हमारा जो आउटर कोर था वो लिक्विड स्टेट में था, लेकिन हमारी अर्थ का जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर टीचर ने ना आपको ट्रू फॉल्स में दे दिया ना कि इनर कोर लिक्विड में है, तो आपको मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इनर कोर हमारा सॉलिड में है। द डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर इज अराउंड 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो हाईएस्ट डेंसिटी है यहाँ पर। तो अभी हम लोग ने जब आउटर कोर की डेंसिटी देखी थी, कितनी थी आउटर कोर की डेंसिटी, 9.8, लेकिन इनर कोर की कितनी है, 13.3। क्यों 13.3 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है वो है हमारे अर्थ के सेंटर पे, यानी कि इनर कोर पे। आयरन और निकल मेजर एलिमेंट है जो इस कोर में मिलते हैं। देयरफॉर, अब देखते हैं देयरफॉर क्या लिखा है, दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाइफ। देखो नाइफ या नाइफी, जो भी इसको आप प्रोनाउंसिएशन करो इसका, तो ये आपको लेकिन पता होना चाहिए कि इसका नाम नाइफ क्यों है। Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन, है ना। As the materials in the layer are under extreme pressure, the inner core is in solid state. अब इनर कोर लिक्विड स्टेट में क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लिक्विड स्टेट में रह ही नहीं पाता है। इसको इतना ज़्यादा प्रेशर है ना हमारे अर्थ के सेंटर पे कि इसको मजबूरन इसको सॉलिड स्टेट में रहना पड़ेगा। द टेम्परेचर हियर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब देखो हमारे जो इनर कोर में इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो पता है, आप ना सन के जो सरफेस है उससे आप कंपेयर कर सकते हो। अब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा खतरनाक होगा कि सन के सरफेस पे जहाँ पर कोई भी चीज़ जल जाएगी, उतना ज़्यादा टेम्परेचर तो हमारी अर्थ के सेंटर में खुद प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चैप्टर तो खत्म हो गया, बस यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम पढ़ लेते हैं। एज यू गो इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, गेस व्हाट चेंजेस विल यू नोटिस इन योर वेट, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट। अब देखो मैं अगर आपको बताऊँ ना कि अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे ना, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएगा। और ना कोई भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल पुल जितना ज़्यादा होता है ना, उस चीज़ का ऑब्जेक्ट उसमें उस ऑब्जेक्ट का वेट भी उतना ज़्यादा होता है। अब लेकिन अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ होते जाएगी, और जैसे ही ग्रेविटी डिक्रीज़ होगी वैसे ही आपका वेट भी डिक्रीज़ होने लगेगा। जैसे आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो वहाँ पे ग्रेविटी भी ज़ीरो हो जाएगी और आपका वेट भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ कर्व्स दिए गए हैं। इस कर्व में एक कर्व ए है और एक कर्व बी है। तो कर्व ए हमें हेल्प करता है देखने के लिए कि हमारी अर्थ का कोर को स्टडी करने में, है ना। तो देखिए, आप देखिए द वेलोसिटी कर्व्स ऑफ द गिवन सिस्मिक वेव्स। अब ये जो ए है, ए क्या है हमारा, सेकेंडरी वेव। अब देखो सेकेंडरी वेव है ना, ए सेकेंड मतलब ये देखो ये सेकेंडरी वेव है, ये प्राइमरी वेव है। अब मैं आपको इसको देखने का तरीका बताता हूँ। अब ध्यान रखो कि सेकेंडरी वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है, प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में ट्रैवल करती है ना। बस फ़र्क क्या है कि लिक्विड में इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, प्राइमरी वेव की वेलोसिटी ना थोड़ी सी कम हो जाती है लिक्विड में। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर है 12, यानी कि हाईएस्ट वेलोसिटी यहाँ पर है, लोएस्ट वेलोसिटी यहाँ पर है। और ये है हमारी डेप्थ, 1000 से 4000 किलोमीटर की डेप्थ। अब देखो सेकेंडरी वेव भी स्टार्ट हुई, प्राइमरी वेव भी स्टार्ट हुई। अब सेकेंडरी वेव की वेलोसिटी बढ़ रही है धीरे धीरे बढ़ रही है। अचानक से इसकी वेलोसिटी रुक गई, यानी कि अचानक से जो सेकेंडरी वेव है इस जगह पर रुक गई। कहाँ पर, अराउंड अ डेप्थ ऑफ 2800 किलोमीटर के डेप्थ पे रुक गई है। ओके, अब देखते हैं हम 2900 किलोमीटर के आसपास पे ये हमारी जो सेकेंडरी वेव है वो रुक गई है। अब देखते हैं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव की वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ी अचानक से इसकी वेलोसिटी घट गई और फिर से आने लगी, लेकिन ज़ीरो नहीं हुई। सेकेंडरी वेव की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई, लेकिन प्राइमरी वेव की वेलोसिटी यहाँ पर अभी भी ज़ीरो नहीं हुई है। ठीक है, अब इससे आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, ये है लोअर मेंटल,
यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड मैं सॉलिड सॉरी सेकेंडरी वेव और प्राइमरी वेव दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि मेंटल का जो फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, मेंटल का फिजिकल स्टेट होना चाहिए सॉलिड, है ना। अब क्योंकि मेंटल अगर सॉलिड है तभी तो दोनों वेव ट्रैवल कर पाएगी। हमारी अर्थ का क्रस्ट भी तो सॉलिड है, क्रस्ट और अपर मेंटल सॉलिड है, तभी तो दोनों वेव ट्रैवल कर पा रही है, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ट्रैवल कर पा रही है। लेकिन जैसे ही आप कोर के अंदर आओगे, कोर के अंदर सेकेंडरी वेव तो गायब सी हो गई, लेकिन प्राइमरी वेव अभी भी है लेकिन वेलोसिटी लो है। मैंने आपसे क्या बोला था कि सेकेंडरी वेव लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती है, प्राइमरी वेव लिक्विड में ट्रैवल कर सकती है बट विद अ लेसर वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि कोर के अंदर तो सेकेंडरी वेव है ही नहीं, यानी कि कोर लिक्विड है। और एक और रीज़न क्या बता रहा है, क्योंकि प्राइमरी वेव की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई, मतलब है लेकिन थोड़ी सी कम है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि हमारा जो अर्थ का कोर है दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है कि कौन से डेप्थ पे क्या क्या होता है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2900 किलोमीटर की रेंज पर ना आपकी जो सेकेंडरी वेव है वो खत्म सी हो गई है ना। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको एग्जांपल में ही बोला था कि ये अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर की रेंज में है। तो यहाँ पर भी उन लोग ने वही लिखा कि 2900 किलोमीटर में हमारी सेकेंडरी वेव रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि कोर तो लिक्विड में है और लिक्विड में तो सेकेंडरी वेव ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी। अब देखते हैं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव में भी आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी एकदम ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर तक अचानक से घट गई है ना, 6 से 8 किलोमीटर्स हो गई है ना। जो सेकेंडरी वेव थी वो 6 से 8 किलोमीटर थी और कोर में जाती वो ज़ीरो हो गई है। और हमारी जो प्राइमरी वेव की वेलोसिटी थी वो 12 किलोमीटर थी बाहर, लेकिन जैसे ही कोर पे आई वो 8 किलोमीटर हो गई, है ना। लिक्विड में वेलोसिटी कम हो जाती है प्राइमरी वेव की, तो इसीलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर हम डेंसिटी कर्व देखते हैं। अब जब आप यहाँ पे डेंसिटी कर्व देखो, देखो यहाँ पे डेंसिटी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अपने जी की वैल्यू तो सुना ही होगा ना, जी की वैल्यू 9.8 है या 9.78 है ना। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में। तो ये ना, ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाते जाओगे ना, तो ये जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी, ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे कि जब डेप्थ 0 किलोमीटर, देखो ये ज़ीरो, ये पता है कौन सी जगह है, ये 0 किलोमीटर जो वो अर्थ की सरफेस है। अब जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो अर्थ की सरफेस के आप नीचे जा रहे हो। जब आप अर्थ की सरफेस के 6500 किलोमीटर नीचे चले जाओगे, यानी कि जब आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे, तो हमारी जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी यानी कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी जब आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे। वही हमने क्या देखा था जब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, हमारे क्रस्ट मैंटल और कोर के बारे में जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग देखे थे ना कि धीरे 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 कैसे डेंसिटी बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहे हो धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ रही है और एग्जैक्टली अर्थ के सेंटर पे डेंसिटी मैक्सिमम है। तो वहीं यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि अर्थ के सरफेस पे जो डेंसिटी है वो अराउंड 2.8 समथिंग ऐसा कुछ है ना। और धीरे 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और एकदम पीक पॉइंट पे पहुंच गया, यानी अराउंड 13 के आसपास हमारी डेंसिटी पहुंच गई है जैसे ही आप अर्थ के एकदम सेंटर पे पहुंचे, है ना। देखो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, कि सरफेस पे डेंसिटी मिनिमम है, सेंटर पे मैक्सिमम है, और उल्टा होगा किस केस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में सरफेस पे मैक्सिमम है, सेंटर पे मिनिमम है ना। ये देखो ये डेंसिटी का ग्राफ है और ये जो है ये ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ग्राफ है, ये पिंक वाला। और यहाँ पर देखो एक छोटी सी करेक्शन है, यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, स्क्वायर। अगर मैं इसको पतला करूँ ना तो ये देखो यहाँ पर ना पर सेकेंड स्क्वायर, इस सेकेंड देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट। यहाँ पे ना इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लिखा है, लेकिन ये सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ और आपको चीज़ें दी गई है कि कब वर्ल्ड का अर्थ डे कब है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको फाइंड आउट करना है, लिखना है। अब इमेजिन अर्थ इंटीरियर एंड राइट 10 to 12 सेंटेंसेस ऑन इट। देखो ये जो दोनों एक्टिविटीज़ है ये आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ है, ये आपको खुद से करनी है ना। क्योंकि जब आप खुद से रिसर्च करोगे तब आपका रिसर्च माइंड खुद से ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका माइंड डेवलप नहीं होने वाला है जब तक आप खुद का अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंप्लीट हो गया है। तो देखिए मोस्टली जो मेजर पार्ट था वो हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लिया था, और मुझे लगता है कि लेक्चर नंबर 2 कवर करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी ये एडी करंट वाला समझने में, लेकिन वही मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि ये चीज़ आप इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। ये चीज़ ना जब आप अपनी 11th-12th में जाओगे ना कि अच्छे से जब आप अपनी पढ़ाई करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एडी करंट क्या होता है। ऊपर ऊपर से तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक मैग्नेट के प्रेजेंस में अगर आप एक मेटल को आगे पीछे करोगे तो उस मेटल के अंदर एडी करंट जनरेट होंगे। तो बस इतना ही मैं आपको बता सकता था, क्योंकि आप इतना ही अभी समझ पाओगे। देखिए यहाँ पर हमारे फिर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो अब सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।